स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग का एग्जाम, ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट वेस्ट बंगाल बोर्ड, जिन लोग का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में 16 फेब से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी ट्यूशन पढ़ते होंगे आप लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला होगा या कुछ लोगों का रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद में आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का। और हाउस प्रॉपर्टी एक अच्छा वेटेज रखता है हमारे वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी हम लोग के 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है ना। 5 हेड्स ऑफ इनकम में ये दूसरा हाउस ऑफ इनकम है, मतलब दूसरा हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड्स ऑफ इनकम हम लोग पढ़े थे सैलरी, ठीक है ना। अभी हमारे क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें हम लोग का सैलरी नहीं है, उसमें हम लोग का क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27। अच्छा, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे बाबू, आप लोग अपने तरफ से एक शॉर्ट नोट्स को ना प्रिपेयर करिए, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा ना तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल ना कि आप लोग सारा चीज़ रिवाइज कर पाइएगा एक दिन में। देखिए टाइम तो बहुत कम रहता है, उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर अस ना टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। तो अगर हम लोग ना अपने एंड से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा रिकॉल करने में सारा कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ से हम आपको बताते भी जाएंगे कि ना एमसीक्यू कहाँ से आएगा। 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 22 to 27, ठीक है ना। यहाँ से 1 नंबर एमसीक्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग अपना नोट्स बनाएंगे, वो सेल्फ नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स हमको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सेक्शन 22 है ना, ये सेक्शन 22 क्या है, ये सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्लास 11 में बाबू आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 11 में आप लोग का सैलरी था, तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन 15, ठीक है ना। और वैसे हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो भी पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन बताता है कि वेदर सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और नॉट, ठीक है ना। चार्जिंग सेक्शन हमको ये बताएगा कि वो इनकम का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का भी जो भी इनकम होगा वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कौन से इनकम को सिंपल में समझेंगे, कौन से इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे, ये बात कौन बताएगा हम लोग को, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी है तो हम ज़्यादा रेफरेंस नहीं दे रहे, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करें। तो सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो चार्जिंग सेक्शन कुछ बताता है, ठीक है ना। यहां से भी एमसीक्यू आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो सेक्शन 22 ये क्या है, इट इज अ चार्जिंग सेक्शन, इट इज अ चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि 3 बात या 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मानेंगे, ठीक है ना। कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कब मानेंगे, दुनिया का कोई भी इनकम को, XYZ कोई भी इनकम को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तभी मानेंगे अगर हम लोग का 3 कंडीशन फुलफिल हो। कितना कंडीशन, जोर से बोलेंगे, 3 कंडीशन फुलफिल हो। ये 3 कंडीशन फुलफिल हो, ये कौन सेक्शन बोलता है, सेक्शन 22, इट इज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सर यहां तक तो समझ में आ गया। तो चार्जिंग सेक्शन पहला बात क्या बोलता है, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या हम लोग को शॉर्ट में लिख के बता रहे बाबू, आप लोग भी शॉर्ट में लिखिए, ठीक है ना। बुक में भी लिखा हुआ है तो आप अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, देयर
मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लिखे यहां तक, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी और लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, और लैंड एंड बिल्डिंग देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, सब लोग लिख लो बाबू। अच्छा, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट का मतलब क्या होता है? ये अपॉर्टेनेंट का मतलब क्या होता है? APPUR, ठीक है ना, TENANT, स्पेलिंग समझ में आ रहा? TENNT, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? वेरी गुड। अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? अटैच। इसका मतलब क्या होता है? अटैच, ठीक है ना। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, HP का मतलब क्या होता है बाबू? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू, ठीक है, यहां तक लिख लो जल्दी से। अच्छा, ये वाला चीज को हम लोग समझते हैं, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेनिंग देयर टू, ठीक है ना। अच्छा, मान लो ये मेरा घर है, डायग्राम बना रहे, ये मेरा घर है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है ना। पहला सिचुएशन, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलो हम लोग दूसरा सिचुएशन पढ़ते हैं, हम लोग दूसरा सिचुएशन पढ़ते हैं। दूसरा सिचुएशन में क्या है? दूसरा में क्या है? मान लो ये मेरा घर है, घर है, ये घर के साथ ना बाबू, ये जो लैंड है यहाँ पे क्या है? ये इतना लैंड है, ये वेकेंट लैंड है। वेकेंट का मतलब होता है खाली लैंड है, ठीक है ना। ये इतना स्पेस है, ये इतना फ्री स्पेस है, लेकिन ये पूरा अटैच है। क्या है? अटैच। अपॉर्टेनेंट का मतलब होता है अटैच। तो हाउस प्रॉपर्टी ये नहीं आएगा, ये घर ही हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये पूरा एरिया को हम लोग बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो यहां से रोड है, यहां से रोड है, ठीक है ना, यहां पे भी एक लैंड है, ओनली लैंड है, बिल्डिंग नहीं है। तो बोलो, इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? ओनली लैंड को हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? नहीं, मैं ओनली लैंड को हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ओनली लैंड को हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। तो लैंड के साथ जमीन अटैच होना चाहिए, ठीक है ना, लैंड के साथ जमीन अटैच होना चाहिए। इसी अटैच को क्या बोलेंगे? अपॉर्टेनेंट बोलेंगे। मान लो बीच से रोड है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, तो इसको सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। और यहाँ लैंड नहीं होता, यहाँ पे घर होता, तो हम लोग इसको भी हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखो एक कंडीशन है, ये पूरा लैंड है ना, पूरा बहुत बड़ा ग्राउंड है, प्लेन लैंड है, वेकेंट लैंड है। अगर एक जो छोटा सा बिल्डिंग बना दिए, चाहे मट का ही बना दें, ठीक है ना, छत होना जरूरी नहीं है, घेर दिए हम लोग, समझो घेरना समझते हो ना, है चार दीवारी खड़ा कर दे, तो ये लैंड अब नहीं कहलाएगा, इसको क्या कहलाया जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक समझ में आया? पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं। अच्छा, यहां से एक MCQ आएगा, हम जहां जहां से MCQ आने का पॉसिबिलिटी होगा हम आपको बताते चले। अगर बोलेगा रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड, कहाँ पे चार्जेबल होगा? हमको भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, मान लो मेरा खाली ज़मीन है, ठीक है ना, हम उसको भाड़ा पे चढ़ा दिए, मतलब होता है ना शादी ब्याह के लिए हम उसको दे दिए, वेकेंट खाली ज़मीन है, समझ पा रहे हो ना। तो उस पर कुछ इनकम आ रहा है मेरा, तो वो इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा, चार्जेबल होगा, या टैक्सेबल होगा, या कोई दूसरे हेड्स में जाएगा? देखो सर, ये कहाँ जाएगा? ये मेरे अदर सोर्स में भी जा सकता है, या मेरे PGPB में भी जा सकता है, बिजनेस
प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये कहाँ पे जा सकता है? ओनली लैंड से अगर इनकम आ रहा है तो कहाँ दो सिचुएशन हो सकता है, आईओएस हो सकता है, आईओएस का मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और पीजीबीपी, पीजीबीपी इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये पता लगाना होगा कि मेरा जमीन रेंट पे देना बिजनेस है, पेशा है। अगर मेरा एक ज़मीन है और मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि हमको उसी से कमाना है, हम अपने ज़मीन को भाड़ा पे देंगे, उससे जो भी इनकम आएगा हम अपना घर संसार चलाएंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ज़मीन को भाड़ा पे देना है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पेशा, समझ में आया, हम यही करते हैं, अपने ज़मीन को भाड़ा पे देते हैं, तो इस पे जो इनकम आएगा वो बोलेंगे वो मेरा बिजनेस का इनकम है। अगर मेरा बिजनेस कुछ और है, समझ पा रहे हो ना, मेरा बिजनेस कुछ और है, और उससे हम अगर कभी कभी ना कोई हमको फ़ोन आ जाता है या कोई फ्रेंड जान पहचान में या कुछ ऐसा सोसाइटी में कि भैया आपका थोड़ा ज़मीन है दे दीजिएगा, हमको थोड़ा फंक्शन करना है, और हमको कुछ पैसा भी मिल जाता है, तो वो मेरा बिजनेस थोड़ी है, वो मेरा प्रोफेशन थोड़ी है, हमको वैसे ही इनकम आ जाता है। तो उस तरह का इनकम को क्या मिलेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बोलो, लैंड पे इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तब होगा अगर वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, वो मेरा बिजनेस नहीं है, मतलब वो मेरा पेशा नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है हम लोग को? आगे चलते हैं, एमसीक्यू आएगा, क्लियर हो जाएगा हम लोग का। पॉइंट नंबर 2, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयर टू, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। द एसएससी द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका मालिकाना हक किसका पास होना चाहिए? ओनर होना चाहिए या डीम्ड ओनर होना चाहिए? सर डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है? मान लेना ओनर। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना ओनर है। तो यहाँ हम डीम्ड लिखे नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, या ओनर होना चाहिए या फिर डीम्ड ओनर होना चाहिए। ठीक है ना, डीम्ड ओनर का मतलब मान लेना। तो एमसीक्यू में आ गया, डीम्ड ओनर भी क्या होगा? हाँ हो जाएगा सर, अगर कोई इंसान डीम्ड ओनर है, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द एसएससी शुड नॉट यूज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज, अच्छा वेरी गुड, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी should not be used for his अच्छा, मान लो इस हाउस प्रॉपर्टी का कोई मालिक है, ठीक है ना, चाहे वो ओनर हो चाहे वो डीम्ड ओनर हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग उसको ओनर ही मानेंगे। ठीक है। इसमें हम अपना बिजनेस नहीं करते हो, इसमें हम अपना बिजनेस नहीं करते हो, और इसमें हम अपना प्रोफेशन भी नहीं करते हो। तो ऐसा हाउस प्रॉपर्टी कहाँ, अगर ऐसा कोई घर है जिसमें हम बिजनेस नहीं करते हो या फिर हम कोई प्रोफेशन नहीं करते हो, तो उस पे आने वाला इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो बताओ कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा हाउस प्रॉपर्टी पे? सर सेक्शन 22 बोलता है 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयर टू, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयर टू, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी, द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू सेक्शन 22 से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप टिक कर पाइएगा। ये सेक्शन 22 आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना। चलो जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने तरफ से
कॉपी कर लिए होगे, अगर कॉपी नहीं की हो तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। सेक्शन 22 तो समझ में आया। अब हम लोग के सिलेबस में बेसिकली जो सवाल आने वाला है हम लोग उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, एक हम लोग का लेट आउट प्रॉपर्टी होता है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है। एक क्या होता है, LOP। क्या होता है बाबू? अच्छा, LOP का मतलब क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी, ये लेट आउट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो घर हम लोग भाड़ा पे देते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इसका सेक्शन है 23। वेरी गुड। यूएस का मतलब अंडर सेक्शन 23(1) और सेल्फ ऑक्यूपाइड हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, तो लेट आउट प्रॉपर्टी हम लोग कंप्यूट कैसे करते हैं। अच्छा, कंप्यूट हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहता है। ठीक है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। ग्रॉस GAV, हम लोग इसको शॉर्ट में GAV बोलेंगे। GAV से हम लोग माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, ये हम लोग कौन से प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ ले, लेट आउट। हम लोग इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, NAV आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है ना, नेट एनुअल वैल्यू से माइनस करेंगे लेस डिडक्शन। अच्छा, दो तरह का डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 24A, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको बोला जाता है एट द रेट 30% ऑफ NAV। ठीक है ना, और माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B, ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये जो आएगा इसको बोला जाएगा IHP का मतलब होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हम लोग का फॉर्मेट है। ठीक है ना, अभी हम लोग 101 समझेंगे, एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सर ये GAV क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, ऐसे सो ऑन बहुत सारा चीज़ लिखे हैं, तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में समझते हैं। ये फॉर्मेट है। ठीक है ना, फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप हम लोग के साथ क्लास करिए, ये आपको इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इतना बार डिस्कशन करेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस में अभी बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम हॉल, मतलब आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में, अच्छा मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है, अच्छा, हम लोग को टैक्स देना होगा, घर के एनुअल वैल्यू पे, हम लोग का घर का एनुअल वैल्यू पे टैक्स देना होगा। ठीक है ना, अच्छा, पूरे इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पूरे इनकम टैक्स में कितना ही हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, CG कैपिटल गेन, उसके बाद है IOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 में से हम लोग के सिलेबस में क्लास 12 में कितना है, 2 है। ठीक है, दो में सम्स आएगा, एक में थ्योरी है, तो कुल मिला के हम लोग के क्लास 12 में कितना है, टोटल 3 है। ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी,
उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद IOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 3 चैप्टर हमारे सिलेबस क्लास 12 में है। अच्छा, अगर हम लोग 5 हेड्स ऑफ इनकम का बात करेंगे, कोई भी हेड्स ऑफ इनकम ये नहीं बोलता है ना कि हम लोग ना, मतलब जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें ना आप कितना कमाते हो, मतलब हम लोग जितना कमाते हैं नॉर्मली उतना ही सरकार को टैक्स देंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा यूनिक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितना कमाते नहीं, कितना कमा सकते हैं, समझ में, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे टैक्स देंगे। सर नहीं समझ में आया, चलो हम एक अच्छा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। मान लो मिस्टर एक्स है मेरे साथ, आओ मिस्टर एक्स, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाओ मिस्टर एक्स। हमारे साथ मिस्टर एक्स है, ठीक है ना। कितना कमाते हो, जोर से बोलना। एनुअल या फिर मंथली? एनुअल कितना कमाते हो? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया कमाते हो। और थोड़ा ज़्यादा बोलो। 2.5 लाख। और थोड़ा ज़्यादा बोलो। 10 लाख रुपया। अरे ज़्यादा बोलने में क्या है, 10 लाख रुपया कमाते हैं। तो सरकार अगर ये टैक्स देंगे तो सरकार कितने पे टैक्स मांगेगा? 10 लाख पे, जो ये कमाते हैं। जाओ बैठ जाओ। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसा चैप्टर है, आप कितना कमाते हो, समझ में आया, उस पे टैक्सेबल नहीं है, कितना कमा सकते हो, समझ में आया। मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी का कमाने का क्षमता, कमाने का कैपेसिटी कितना है, उस पर्टिकुलर अमाउंट पे टैक्सेबल है। ये बात समझ में आया। हम लोग का जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें एक हेड्स ऑफ इनकम एक ऐसा है जिसका नाम है हाउस प्रॉपर्टी। आप हाउस प्रॉपर्टी में कितना कमाते हो वो मैटर नहीं करता, कितना कमा सकते हो आपका अर्निंग कैपेसिटी पे, इसीलिए इस पे एनुअल वैल्यू पे टैक्सेबल है। इसमें भी कंडीशन है, अभी हम लोग आगे आएंगे तो धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया। हाउस प्रॉपर्टी में जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा वो किस अमाउंट पे करेगा? कितना कमाते हैं, कितना कमा सकते हैं, एनुअल वैल्यू पे। घर का एनुअल वैल्यू कितना होगा, कुछ माइनस कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। ये अब एनुअल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग समझते हैं। ये GAV कैसे निकालते हैं हम लोग ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? GAV। क्या बोलेंगे? प्लीज बाबू आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग एग्जाम में GAV मत लिखना, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे GAV। लेकिन आप लोग GAV मत बोलना, आप लोग पूरा बोलना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन वी वुड से GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना हम लोग 4 फैक्टर को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, हायर होगा, जो दोनों में से हायर होगा, ठीक है ना, हायर होगा, हायर ऑफ अबव, उसको क्या बोलेंगे? हायर ऑफ अबव को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? नोशनल रेंट। हायर ऑफ अबव को हम लोग क्या बोलेंगे? नोशनल रेंट, ठीक है ना। फिर हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब हम लोग इसको A नाम दे सकते हैं, इसको B नाम दे सकते हैं, इसको C नाम दे सकते हैं, इसको D नाम दे सकते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है ना। अब देखो, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा क्या लिखेंगे? लोअर ऑफ अबव, लोअर ऑफ अबव, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग लोअर ऑफ अबव का नाम देंगे RER। RER, इसका A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा E हो सकता है हम लोग का, क्या हो गया बाबू? E, ठीक है ना। A B C D E, ये RER कैसे आएगा? लोअर ऑफ अबव, मतलब लोअर ऑफ अबव किसको? C और D को। C और D को हम लोग कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसको जो आएगा ना लोअर ऑफ अबव को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
RER बोलेंगे, क्या बोलेंगे? RER, ठीक है ना। E के बाद F ARR। ARR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। मान लो यहाँ है, अब ये फिगर और ये फिगर में अगेन ऑफ हायर ऑफ अबव क्या लिखेंगे? हायर ऑफ अबव। कौन दोनों में हायर? RER में और ARR में। जो दोनों में से ज़्यादा है वो हो जाएगा हम लोग का हायर ऑफ अबव को क्या बोलेंगे? GAV। क्या बोलेंगे? GAV। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं, इजी, आपको फॉर्मेट समझना होगा। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज़्यादा होगा उसको नोशनल रेंट बोलेंगे। एकदम आसान है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा है हम लोग उसको बोलेंगे फेयर रेंट, ठीक है ना। सॉरी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में जो ज़्यादा है उसको नोशनल रेंट बोलेंगे। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, मेरे साथ बोलो ना। हाँ, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो ज़्यादा है उसको नोशनल रेंट बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया? नोशनल रेंट कैसे आया? समझ में आएगा। स्टैंडर्ड रेंट कैसे आएगा? अब ये नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा, लोअर ऑफ अबव, ठीक है ना, उसको RER बोलेंगे। और ARR कैसे बोलेंगे? ठीक है ना। ARR किसको बोलेंगे? ARR तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। अब ARR और RER का फुल फॉर्म होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER का फुल फॉर्म क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से जो क्या होगा? हाई लो हाई। अब हाई होगा, अबव होगा, उसको क्या बोलेंगे? GAV बोलेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लेना, पॉज कर लेना, ठीक है ना। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। अच्छा, हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर समझाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम क्या बोले अभी? कोई बोलेगा? अभी हम क्या बोले, क्या एक्सप्लेन किए? सर आप बोले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, GMV का मतलब होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट में इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको बाहर कर दिए। इसको क्या हो गया? इसको बोला नोशनल रेंट। यहाँ तक समझ में आया? इन दोनों में हम लोग क्या ले रहे हैं? इन दोनों में क्या ले रहे हैं? हायर ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में हायर लिया। आगे सर स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में क्या ले रहे हैं हम लोग? क्या ले रहे? लोअर ले रहे, ठीक है ना। लोअर हम लोग का आ चुका है, इसको बोला जाएगा RER। अब RER और ARR, अब इन दोनों में हम लोग क्या ले रहे? हायर ले रहे, तो क्या हो जाएगा? GAV आ चुका है। क्या आ चुका? GAV आ चुका। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है ना। जल्दी से कॉपी करो। तो हम लोग समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। जल्दी से बोलोगे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो मान लो हम लोग का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 100, ठीक है ना। फेयर रेंट है हम लोग का 120 और स्टैंडर्ड रेंट है हम लोग का 80 और ARR है हम लोग का 130। तो GAV कितना आएगा? GAV कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क। GAV कितना आएगा? जल्दी से निकालो, कॉपी में लिखो क्वेश्चन, निकालो। हम आप लोग भी निकालो, हम भी निकालते हैं। GAV कितना आएगा? GAV कितना आएगा? 130 आएगा। कैसे आएगा? हम लोग कर सकते हैं, जल्दी से बोलो। इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 120 है। तो हम लोग एक बार ऐसे फॉर्मेट में करके दिखा देते हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 100 और फेयर रेंट 120, दोनों में ज़्यादा कौन है? इसको क्या बोला जाएगा? नोशनल रेंट। फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 80 है स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। इन दोनों में क्या है? 80 लोअर है, तो 80 लिख दिए, इसको बोलेंगे RER। और ARR 130, दोनों में बड़ा कौन है? 130 को क्या बोलेंगे? GAV बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, हम कुछ फिगर चेंज कर रहे हैं बाबू, जल्दी से बोलना। बोलो सब लोग।
180 कैसे 180? 180 ये अच्छा पहले वाला क्या था? एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल जल्दी लिखते रहना बाबू, एग्जाम्पल लिखते रहना, अपने एंड से एग्जाम्पल लिखते रहना। हम लोग का पहला वाला एग्जाम्पल 1 था और हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है, हम लोग का फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, हम लोग फॉर्मेट बना हुआ है। आप लोग फॉर्मेट बनाइएगा, मेरे तरह मत मिटा दीजिएगा, ठीक है, मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है और कॉपी में लिखना होगा। चलो जल्दी से बोलेंगे। GMV ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 100 है। फेयर रेंट कितना है? 220 है। और अच्छा दोनों में से बड़ा कौन सा है? 220। नोशनल रेंट स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 180। छोटा कौन सा है? 180। उसके बाद ARR कितना है? 150। उसके बाद बड़ा कौन है? 180। 180 क्या आ जाएगा? GAV आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। कितना आएगा? हम लोग तो देख के बोल देंगे इसको। आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? वेरी गुड, आंसर 500 आएगा। कैसे? अच्छा क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग मानेंगे। देखो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 300, ठीक है ना। फेयर रेंट कितना है हम लोग का? 200, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है? 300। ये 300 कितना आएगा? 300 नोशनल रेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो मान लें यही छोटा है, ये आ जाएगा RER। फिर आएगा ARR, ARR कितना है? 500। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? 500 क्या हो जाएगा? GAV। ये एग्जाम्पल कितना था? 4 था, 4 था या 3 था? 3 था। 4 करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 4। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1000। म्युनिसिपल वैल्यू दिया 1000। फेयर रेंट दिया हुआ है हम लोग को स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 600, 6 नहीं 800, ठीक है ना। ARR दिया हुआ है 900। तो अब हम लोग GAV कैसे निकालेंगे? ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, कितना आएगा? 900 आएगा ना। देखो एक चीज हम लोग कर रहे हैं, हमने देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1000, ठीक है। उसके बाद SD कितना है? फेयर रेंट नहीं है। फेयर रेंट है? ARR को ही मान लेंगे हम लोग 900, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? नोशनल रेंट कितना आ जाएगा? 1000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 800। दोनों में से छोटा कौन सा है? 800। तो 800 क्या होगा? RER होगा, ठीक है ना। उसके बाद ARR कितना होगा? 900। तो GAV कितना हो जाएगा? GAV 900 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा एक चीज़ और हम लोग समझते हैं,
हम लोग ये समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू डिटरमाइन कौन करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट बोलेगा ना। आप लोगों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है? मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक एरिया का ना वैल्यू डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग कोलकाता में रहते हैं, यहाँ पे एरिया का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मान लो म्युनिसिपल, ये एग्जाम्पल नंबर कितना है? 5 है, ठीक है ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना डिसाइड किया गया? 10,000, ठीक है ना। अब फेयर रेंट क्या होता है हम लोग का? फेयर रेंट का मतलब होता है एरिया में कितना रेंट चल रहा, मतलब मेरा जो बिल्डिंग है, सिमिलर बिल्डिंग, सेम फैसिलिटीज़, पास में कितना आसपास का जो रेंट है ना वो कितना चल रहा है। क्लियर है? जैसे हम लोग का ये एक बिल्डिंग है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक एरिया में इसी तरह का हाउस प्रॉपर्टी सेम फैसिलिटीज़ के साथ कितना आसपास में एरिया में कितना रेंट चल रहा, उसको बोला था फेयर रेंट, ठीक है ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो ज़्यादा होता है हम लोग उसको नोशनल रेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो अगर ये 12,000 है तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है? 12,000, उसको हम लोग क्या मान लेंगे? नोशनल रेंट, इतना रेंट होना चाहिए, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट एक रेंट डिसाइड करता है, उसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड रेंट। 1 नंबर में आ जाएगा MCQ में। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? ये रेंट डिसाइड करता है, डिटरमाइन किया जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा। समझ में आया? हर एक स्टेट में, हम लोग के इंडिया में जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट में एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, मतलब एक रेंट कंट्रोल होता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, वो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर जगह का, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का मतलब कितना रेंट मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हम लोग रेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। मान लो वो बोला है 8,000, तो RER कितना हो जाएगा? RER क्या हो जाएगा? 8,000। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से आपके प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कितना है? 8,000। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा कि आओ बाबू, अब्दुल आओ, 8,000 पे टैक्स दो, मतलब 8,000 पे आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अब्दुल बोलेगा हम तो भाई 6,000 रुपया कमाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? नहीं, 8,000 पे टैक्स दो। अगर कोई बंदा बोलेगा, कोई SSC बोलेगा कि हम तो ना 6,000 कमाते हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको अपने हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाना चाहिए था? तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है? इसका रेंट कितना आना चाहिए? 8,000 कमाना चाहिए था, इससे भाड़ा 8,000 आता, लेकिन आप कमा रहे हो 6,000। ये आपका प्रॉब्लम है, कोई भी रीज़न हो सकता है आप भाड़ा कम लिए हो या कोई भी वजह हो, लेकिन आप कमा कितने रहे हो? कमा रहे हो 6,000, कमाना कितना है? तो सरकार क्या बोलेगा? टैक्स लेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बोलेगा सर ARR एक्चुअल रेंट रिसीव, हमको ना 15,000 भाड़ा मिला, सरकार बोलेगा वाह बहुत अच्छा, मेरे उम्मीद से आप आगे निकल गए। गवर्नमेंट क्या बोलेगा? मेरे उम्मीद से आप आगे निकल गए, वाह मेरे शेर बहुत अच्छा, लाजवाब, बेहतरीन। आपको कमाना कितना चाहिए था? आप कमा के रहे हो, तो सरकार कितना बोलेगा? अब 15 पे टैक्स दे दो। सरकार क्या बोलेगा? अब 15 पे टैक्स दे दो। तो ये 15,000 क्या हो जाएगा? ये GAV हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? RER है। सरकार अगर आप नहीं भी कमाओगे तब भी आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा? जितना आप कमा सकते हो। अगर आप 1 रुपया नहीं कमा रहे हो तो सरकार बोलेगा कोई बात नहीं, आप कमा कितना सकते हो। जैसे अब्दुल, इधर आओ तुम, अब्दुल है, समझ में? अब्दुल अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, समझ में आया? अगर ये पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं करता है तो ये कमा सकता है ना। तो अगर ये नहीं कमा रहा है, अगर ये कमाएगा, गिरा हाल में कितना मिलेगा? सर पढ़ा लिखा तो नहीं है, तो भाई लेबर का कैटेगरी में काम करेगा।
500 रुपया 1000 रुपया एक दिन का तो मिलेगा। सर 1000 रुपया आप एक दिन का ज़्यादा बोले, हम बोले रात दिन दोनों काम करेगा। 500 रुपया दिन का, 500 रुपया रात का। तो अब्दुल साहब सोएगा कब, खाएगा पिएगा कब, उसका मसला है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करेगा आप। 500 दिन का, 500 रात का, कितना मिल रहा है 1000 रुपया। मान लो 500 रुपया एक दिन में कमा रहा है तो महीना का कितना कमा रहा है 15,000 रुपया। तो ये माँ बाप क्या बोलेंगे, अब्दुल तुम कितना कमा सकते हो 15,000, तुम हमको कितना दे रहे हो, तुम पैसा ही नहीं दे रहे हो। समझ में। अब अब्दुल क्या बोलेगा, हम नहीं कमा रहे हैं। तो अगर जवान लड़का हो, तुम नहीं कमा रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम कितना कमा सकते हो। तुम्हारा जैसा लड़का तो 10-15 हज़ार रुपया तो आराम से कमा सकता है। अब अपने माँ बाप से बोलेंगे कि हम 1 लाख रुपया कमाते हैं, बोलेंगे और लाइए हमको भी और ज़्यादा दे दीजिए। ठीक है ना। आप कितना कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो आप कितना कमा सकते हो 8,000। आप मान लो कमा नहीं रहे, यहाँ पे हम इसको बंद कर दें, आपको टैक्स कितना में देना होगा 8,000 में। यहाँ अर्निंग कैपेसिटी किया जाता है। अगर आप कमा सकते हो 8,000 बट कमा रहे हो, कमा सकते हो को क्या बोला जाएगा RER, और कमा रहे हो कितना आप। अगर आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा कमा रहे हो तो आप ज़्यादा पे टैक्स देना होगा, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आप कम कमा रहे हो तो गवर्नमेंट ने जो डिटरमाइन किया है उस पर टैक्स देना होगा। तो गवर्नमेंट ने कितना डिटरमाइन किया 8,000। तो GAV कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बाबू, GAV कैसे निकलेगा। अभी एक इसमें कॉन्सेप्ट और है हम लोग का हम लोग का कॉन्सेप्ट है अनरियलाइज रेंट। हम लोग का एक कॉन्सेप्ट और है अनरियलाइज रेंट। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। हम लोग 4 एग्जाम्पल किए हैं, और 4 नहीं 5 एग्जाम्पल किए हैं, 5 एग्जाम्पल किए हैं। तो अभी हेडिंग डालिए बाबू आप लोग अनरियलाइज रेंट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अनरियलाइज रेंट के बारे में। ये अनरियलाइज रेंट क्या होता है। तो अभी तक हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 तक किए थे ना। कितना एग्जाम्पल हुआ है 5। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल 6 हम लोग का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है हम लोग का, मान लो 5,000 पर मंथ है। कितना है 5,000 पर मंथ है। फेयर रेंट कितना है हम लोग का, फेयर रेंट हम लोग का अच्छा इसको 15,000 बना लो, इसको 12,000 बना लो पर मंथ। ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं हुआ है, और मान लो अच्छा स्टैंडर्ड रेंट दिया ही हुआ है। ठीक है 10,000 रुपया महीना पर मंथ। ARR है 20,000 रुपया महीना। UR का मतलब क्या होता है, देखो UR का मतलब क्या होता है, देखो UR का मतलब होता है अनरियलाइज रेंट। UR का मतलब क्या होता है, मान लो अनरियलाइज रेंट हम लोग का 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला। ठीक है ना। तब GAV कैसे निकालेंगे, देखिए तब GAV कैसे निकालेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा, ये एग्जाम्पल नंबर कितना है हम लोग का, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा 15,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 1,80,000। 1,80,000। फेयर रेंट का मतलब होता है सिमिलर रेंट, जो आसपास के इसी एरिया में आसपास के बिल्डिंग में कितना भाड़ा चल रहा है उसको बोला जाता है सिमिलर रेंट। ठीक है ना। तो 12,000 करके 1,44,000 आ गया है। ठीक है। दोनों में से ज़्यादा कौन है 1,80,000। 1,80,000 इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा नोशनल रेंट। इसको क्या बोला जाएगा नोशनल रेंट। अब आगे आएंगे हम लोग। नोशनल रेंट के बाद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है क्वेश्चन में, मतलब 1,20,000। तो हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं हो सकता है, तो हम लोग कितना ले लेंगे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितना कमा सकता है 1,20,000। मान लो नहीं कमा रहा है तो सरकार टैक्स इस पे मांगेगा, बोलेगा 1,20,000 पे हमको टैक्स दे दो, क्योंकि आपका कमाने का क्षमता कितना है 1,20,000। अगर आप कमा रहे हो, मेरे ओपिनियन, ये किसका ओपिनियन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के ओपिनियन से कम कमा रहे हो, मतलब अगर आप जो भी लॉ मेकर ने लॉ बनाया है, ये रूल्स बनाए उनके हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से आप कम कमा रहे हो। समझ में आए कितना कमा रहे हो 1,20,000 कमा रहे हो,
लेकिन आपको कमाना है, आप कमा रहे हो 1,20,000, आप कमा रहे हो 1,20,000, आपको कमाना भी 1,20,000, तो कोई प्रॉब्लम है? आप कमा रहे हो 1,20,000, कमा रहे हो 1,20,000 और गवर्नमेंट के हिसाब से कितना कमाना चाहिए? एक बार, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन आप गवर्नमेंट के हिसाब से कितना कमा रहे हो, लेकिन आप रियलिटी में कमा रहे हो, एक्चुअल कमा रहे हो 50,000 रुपया, तो सरकार क्या बोलेगा? हम आपको GAB कितना मान लेंगे? 1,20,000। जैसे कि ARR, अभी हम लोग ARR कितना कमा रहे हैं? 20,000 रुपया महीना, तो साल का कितना हुआ? साल का तो 2,40,000 हुआ। अरे ARR कितना हुआ? ARR कितना हुआ? 2,40,000 हुआ। लेकिन हमको 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला है। 2 महीना का UR का मतलब अनरियलाइज रेंट, 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला है, 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला है, 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे। UR अनरियलाइज रेंट हम लोग माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? अगर 1 महीना का भाड़ा है बाबू 20,000, तो 2 महीना का कितना होगा? 40,000 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर कितना आएगा? 2 लाख आएगा, ठीक है। 2 लाख हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। तो विच एवर इज हायर, RER में और ARR में ज्यादा कौन सा है? ARR ज्यादा। यहाँ पे कितना है? 2 लाख है, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? GAB आ जाएगा। अब ये जो UR हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, इसके लिए रूल्स है, इसको हम लोग रूल 4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूल 4 बोला जाता है। तो आप लोग एक बार रूल 4 लिख लीजिए, हम लोग बोल ले, ठीक है ना। द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 है द टेनेंसी इज बोनाफाइड, बोनाफाइड BONA, ठीक है, FIDE, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। लिखे, जल्दी लिखो, द टेनेंसी इज बोनाफाइड, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? द टेनेंसी इज बोनाफाइड। पॉइंट नंबर 2, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। The defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. The defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. लिखे यहाँ तक। तीसरा पॉइंट, the defaulting tenant has, the defaulting tenant, the defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee. The defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee. The defaulting tenant has, the defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee. लिखे? लास्ट बोले? The assessee has taken, the assessee has taken, the assessee has taken, the assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or unrealized rent. The assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent. लिखे? The assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent. The assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has satisfied the assessing officer that the legal proceeding would be worthless or useless. जल्दी लिखो। The assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has satisfied the assessing officer, or has satisfied the assessing officer। आगे बोलो, क्या लिखे हो? वेरी गुड। द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी वर्थलेस और यूजलेस। अब हम एक बार फिर से रिपीट करें बाबू, मिला लो, जहां छूटा होगा फिर से लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, द टेनेंसी इज बोनाफाइड,
The defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. The defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee. The assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has satisfied the assessing officer that the legal proceeding would be worthless or useless. अब सर लिखा तो दिए, इसका मतलब क्या होगा बाबू, घबराने का बात नहीं है, एक एक लाइन का मतलब बता रहे। तो अगर हम लोग यू आर तभी माइनस करेंगे अपने ए आर आर से अगर हम लोग का रूल 4 फुलफिल होगा। रूल 4 बोलता है, पहला पॉइंट बोलता है द टेनेंसी इज बोनाफाइड। मान लो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मानेंगे रूल 4 फुलफिल है, और यू आर जब भी दिया रहेगा हम लोग माइनस कर देंगे। यू आर का मतलब क्या होता है, एरो ऊपर जा रहा है, अनरियलाइज रेंट। जब भी यू आर बोलेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा हम अनरियलाइज रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रूल 4 कुछ लिखा नहीं है और यू आर दिया है तो हम लोग ऑलवेज माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, हम किससे माइनस किए, ए आर आर से। क्या समझ के माइनस करेंगे कि रूल 4 फुलफिल्ड है, और हम लोग ऑलवेज माइनस होगा, याद रहेगा। जब भी यू आर रहेगा क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट, वो किससे माइनस होगा, एक्सक्यूज मी, किससे माइनस होगा, क्या समझ के माइनस करेंगे, क्योंकि रूल 4 फुलफिल्ड है। अब ये रूल 4 क्या है सर, अभी तो लिखा है आपको, उसी को बोला जाता है रूल 4। अभी आपको समझाएंगे 101, मतलब एक एक करके आपको समझाएंगे। पहला पॉइंट क्या है रूल 4 का, द टेनेंसी इज बोनाफाइड का मतलब सही होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए, रियलिटी में होना चाहिए, फिक्टिशियस बनावटी नहीं होना चाहिए। आप घर का मालिक हो और आप टेनेंट को रखे हो, समझ में आया, और आपका और टेनेंट का सेटिंग है। अरे सर ऐसा बात, हाँ ऐसा होता है बाबू, आपका और टेनेंट का सेटिंग है, समझ में आया। और आप टेनेंट को बोल दीजिएगा झूठ कि ना कि जब मतलब आप टेनेंट को सेटिंग कर लिए हो, और जब भी असेसिंग ऑफिसर आएगा बोलेगा भाई आपको तो इतना निकल रहा है, क्या नाम आपका, आप टैक्स दीजिए, तो आप क्या बोलिएगा कि सर हम तो जो टेनेंट को रखे थे वो तो मेरा पैसा लेके चला गया, समझ में आया, तो इसीलिए मेरा तो इनकम ही नहीं हो रहा, हम कहाँ से देंगे। आप जो भी बोल सकते हो अपने हिसाब से बना के। तो गवर्नमेंट बोलेगा आपका क्या कोई एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट है, सच में हकीकत में एग्रीमेंट है कि आप फॉल्स बोल रहे हो। जब भी हम आपसे बोल रहे भैया लाइए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर से कि भैया असेसिंग ऑफिसर अब आप इधर हो, तुम आओ, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से यहाँ खड़े हो जाओ, हम असेसिंग ऑफिसर हैं, ठीक है। चलिए बाबू अपना, ऐसे होगा नहीं रियलिटी में, हम एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी 101 करके आता है, हम एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहे हैं। निकालो टैक्स निकालो। सर मेरा तो टेनेंट भाग गया है। टेनेंट भाग गया? हाँ। सच बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, तो तुम लोगों का कोई टेनेंसी एग्रीमेंट है? नहीं, एग्रीमेंट नहीं बना। देखो बोला टेनेंसी एग्रीमेंट हम बनाया ही नहीं, और टेनेंट भाग गया तो हम जो भी ARR है, एनुअल रेंट है, उससे हम पूरा माइनस कर दे रहे हैं, मतलब हमको भाड़ा मिला ही नहीं। मान लो 2,40,000 मिलने वाला था, पूरा 2,40,000 माइनस कर देंगे, बोलेंगे हम नहीं दे पाएंगे, क्यों, हमको देना इतना था। बोल रहा है कि मेरा टेनेंट भाग गया, हम टेनेंसी एग्रीमेंट भी नहीं बनाए। हो सकता है ये झूठ बोले। तो गवर्नमेंट क्या बोला है, पहला पॉइंट द टेनेंसी इज बोनाफाइड। जाओ बैठ जाओ, पहला पॉइंट समझ में आया, द टेनेंसी इज बोनाफाइड और द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी आपका खाली कर दिया हो, समझ में आया, खाली कर दिया हो, छोड़ दिया हो, या आप स्टेप लीजिए उसको छुड़वाने के लिए, समझ में आया। ऐसा तो नहीं है ना भाई कोई आपका भाड़ा नहीं दे रहा है, आपके प्रॉपर्टी में रहेगा, क्यों रहेगा, आप उसको खाली करवाओ, ठीक है ना, किसी और को दो, समझ में। और ऐसा नहीं है एक जगह से खाली करवाओ दूसरा जगह में रख दो, इसका मतलब तो 100% सेटिंग है, ठीक है। एक जगह से खाली करवा रहे हो दूसरा जगह रख दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। फर्स्ट फ्लोर से खाली करा दिए, ग्राउंड फ्लोर में दे दिए तुम, या आपके दूसरी जगह बिल्डिंग होगा वहाँ दे दिया, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। और आप हर तरीका अपनाओ भाड़ा कलेक्ट करने का, क्लब में बोलो, थाना में बोलो, कोई एरिया का दादा है उसको बोलो भैया देखिए ना मजनू भाई मेरा भाड़ा लेके भाग गया है, उससे मेरा दिला दीजिए ना, भाड़ा दिला दीजिए ना। हर एक तरीका अपनाना होगा तुमको ताकि तुम्हारा भाड़ा मिल सके। अगर ये रूल 4 होता है, अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है उसके बाद गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो तुम माइनस कर लेना, ठीक है ना। लेकिन एक बात और बोल ले, जब इसका पैसा मिलेगा तो फिर हम टैक्सेबल कर देंगे आपको। यहाँ तक क्लियर है? अनरियलाइज रेंट जब भी बोला जाएगा आप उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं
अच्छा, हम लोग समझेंगे अब ये जो GAV होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, अगर प्रॉपर्टी हम लोग का KMDC में है तब कैसे हम लोग GAV निकालेंगे, अगर प्रॉपर्टी हम लोग के अदर देन KMDC में है कैसे हुआ। ये KMDC क्या होता है, घबराने का बात नहीं है, आप लोग बस देखते रहो, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग GAV कैसे निकालेंगे, देखो देखो बाबू, देखो देखो, KMDC अदर देन KMDC, अगर KMDC में होगा तो क्या होगा, अदर देन KMDC में होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। K का मतलब कोलकाता, M का मतलब मुंबई, D का मतलब दिल्ली, C का मतलब चेन्नई। K कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये KMDC का फुल फॉर्म है। तो GAV निकालने का तरीका अलग अलग होता है, समझ में आया। GAV का निकालने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर्टी HP का मतलब HP, ये जो HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी, अगर KMDC में है तो क्या निकालने का प्रोसीजर है, अदर देन KMDC, समझ में। अदर देन KMDC, पटना क्या है, अदर देन KMDC है, हावड़ा क्या है, अदर देन KMDC है, पुणे क्या है, अदर देन KMDC है, हैदराबाद क्या है, अदर देन KMDC है, कानपुर क्या है, अदर देन KMDC है, लखनऊ क्या है, अदर देन KMDC है, समझ में आया। KMDC का मतलब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स एंड माइनस सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला बाबू आपको याद रखना होगा। नेट म्युनिसिपल वैल्यू हम यहाँ पे NMV लिखे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स ऑन। ये जो सेवरेज टैक्स है और वाटर टैक्स है किस में निकाला जाता है, हम लोग का नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाला था। ये सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स क्या होता है, जो KMDC होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, वहाँ पे देखिएगा ड्रेनेज का सिस्टम रहता है। ऐसे बहुत जगह है, बहुत सारा सिटी जो है डेवलप्ड है, लेकिन अभी खिताब मिला है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली को ही मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है ना। वाटर टैक्स दिया जाता है, ठीक है ना। अदर देन KMDC क्या होता है, ये MCQ आएगा बाबू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का। तो आपको याद करना होगा, ये लर्न करना होगा आपको, ठीक है। एक दो बार मेरा ही वीडियो देख लीजिएगा तो आपको लर्न हो जाएगा, घबराने का बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका एक दो वर्किंग हम लोग करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ पोस्ट करो। अच्छा, डिपेंड करता होगा क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये डिपेंड करता होगा कि आपका हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। अगर KMDC में है तो ऐसे होगा, अदर देन KMDC तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक कहाँ तक एग्जाम्पल बता, हम लोग का 6 तक था ना। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं मिस्टर एक्स Mr. X has house property in, देखो यहाँ पे कोलकाता बोल ही दिया, मिस्टर एक्स हैज़ हाउस प्रॉपर्टी इन कोलकाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया 27,000, कितना दे दिया बाबू 27,000, ठीक है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया, उसके बाद फेयर रेंट दे दिया है,
फेयर रेंट 28,000 दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे दिया है 32,000। उसके बाद ARR दे दिया, ARR दे दिया, कितना दे दिया है 40,000। और UR दे दिया, अनरियलाइज रेंट, कितना दे दिया है 5,000। आपको क्या निकालना होगा, आपको GAV निकालना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, कोलकाता में, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। प्रॉपर्टी कहाँ पे, कोलकाता में, हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एक चीज़ याद करना होगा, क्वेश्चन में ना सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स नहीं दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में सीवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स होगा तो यहाँ पे दो चीज़ और माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ फॉर्मेट क्या आएगा, बोलो, यहाँ पे फॉर्मेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बोलो। ये ऑप्शनल है, हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, लेकिन हम लिखा देंगे। अभी सबसे ऊपर में क्या था हम लोग का, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है ना, माइनस करेंगे वाटर टैक्स, माइनस करेंगे सेवरेज टैक्स। ये जो है ना, ये ऑप्शनल है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में रहेगा, हम लिख दिए। अगर होगा तो ऐसे करिएगा, ठीक है। हम लोग का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये हम लोग का नया ऐड हो चुका है। रियलिटी में फॉर्मेट यही है, बस यही इतना फॉर्मेट, इसके बाहर कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन में अब हम लोग को देखो, क्वेश्चन में क्या सेवरेज टैक्स एंड वाटर टैक्स है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, GAV निकालना होगा, है कि नहीं। क्या निकालना होगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग देखो, ये नेट म्युनिसिपल वैल्यू को ना क्या करना होगा, ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। बस जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा, डिवाइडेड बाई 90%, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 300 नहीं 30,000 आएगा, डिवाइडेड बाई 30,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 30%, समझ में आया, डिवाइडेड बाई 30%, 30,000 आएगा। अरे 27,000 लिखो, डिवाइडेड बाई 30%, कितना आएगा, 30,000 आएगा। ये कब करेंगे, बोलो कब करेंगे, जल्दी से देखो, देखो बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, जल्दी देखो सब लोग। जब प्रॉपर्टी कहाँ रहेगा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, और क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल दिया रहेगा, तो हम लोग को ग्रॉस निकालना होगा। याद आ गया, ठीक है ना। अगर मान लो जहां जहां म्युनिसिपल वैल्यू दिया है वहां हम लोग क्या समझेंगे, वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू, हम लोग को ग्रॉस निकालना होगा। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां लिख दे रहे, हैशटैग दे दे रहे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, 27,000 डिवाइडेड बाई 90%, कितना आ जाएगा। अगर परसेंट नहीं लगाना चाहते हो, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा हम लोग का, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल। अच्छा, ये अगर प्रॉपर्टी पटना में होता तो क्या होता, खड़गपुर में होता, पटना में होता, पुणे में होता, तो हम लोग वही हो जाता, दोनों तो बराबर होता है। क्लियर है। चलो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से क्या कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट। क्या करेंगे बाबू, फेयर रेंट कितना हम लोग का, 28,000। फेयर रेंट हम लोग का 28,000, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, कितना है, 30,000 ना। ये क्या है हम लोग का, 30,000 क्या आएगा, नोशनल रेंट आएगा। उसके बाद नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, अच्छा स्टैंडर्ड रेंट एग्जाम में नहीं बोला, रेंट सेट बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट। रेंट सेट बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट लिख लीजिएगा, रेंट सेट बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। हम यहाँ लिख दे रहे हैं रेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं रेंट
डिटरमाइन बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। सर कुछ नहीं, उसको स्टैंडर्ड रेंट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का SR स्टैंडर्ड रेंट कितना है 32,000। तो अब हम लोग को दोनों में से छोटा कौन सा है 30,000, इसको हम लोग क्या बोलेंगे RER बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। उसके बाद ARR कितना है 40,000 है, 40,000 है, माइनस UR अनरियलाइज रेंट। क्या बोला है क्वेश्चन में, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। अच्छा, हम लोग UR कब माइनस करेंगे, UR का मतलब क्या होता है अनरियलाइज रेंट, मतलब हमको भाड़ा मिला नहीं है। तो अगर भाड़ा नहीं मिला तो 4 कंडीशन रूल 4 फुलफिल होना चाहिए। द टेनेंसी इज बोनाफाइड, the defaulting tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property, the defaulting tenant is not in the occupation of any other property of the assessee, the assessee has taken all reasonable steps to institute the legal proceeding for the recovery of unpaid rent or has satisfied the assessing officer that the legal proceeding would be worthless or useless। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है चारों तो हम लोग मानेंगे रूल 4 फुलफिल है। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख देता है द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, द टेनेंसी इज नॉट बोनाफाइड, तो हम UR माइनस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे रूल 4 हम लोग का फुलफिल है, ठीक है। तो तुम 40,000 से 5,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 35,000। क्या आएगा 35,000। तो हम लोग का GAV कितना आ जाएगा 35,000। यहां तक क्लियर है 35,000। तो उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप लोग अपने तरफ से नोट डाउन नहीं किए हो तो वीडियो को बाबू पॉज करो और लिखो, और काइंडली अपने ग्रुप में शेयर करते रहो। बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग को, और ये अगर आप देखिएगा पूरा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस बार हम लोग जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आपको इन पूरा मार्क्स मिलेगा, बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे क्वेश्चन में अगर हम लोग का सेवरेज टैक्स भी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग का कोलकाता में है, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हम लोग का नेट म्युनिसिपल वैल्यू लिख दिया हुआ है, नेट म्युनिसिपल हम लोग का नेट म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में नेट म्युनिसिपल नहीं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग का 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है ना। और म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स 10%, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10% और सेवरेज टैक्स दिया हुआ है @5%, वाटर टैक्स दिया हुआ है @5%, ठीक है ना। आपको निकालने बोलेगा कंप्यूट, हम लोग को 2 चीज़ निकालने बोल रहा है। ए में निकालो नेट म्युनिसिपल वैल्यू और दूसरा निकालो वाटर टैक्स, सी में निकालो सेवरेज टैक्स, डी में निकालो म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है ना। ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये जो प्रॉपर्टी कहाँ पे है कोलकाता में है, कहाँ पे है कोलकाता में है, ठीक है।
तो एक चीज़ याद करना होगा, जो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स, ये फॉर्मेट इसीलिए अभी हम मिटाए नहीं है, दिखा रहे हैं आपको। अभी तक हम लोग अपने फॉर्मेट में सबसे पहला ही वाला चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV हम लोग जो निकालते हैं वो अभी तक हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो म्युनिसिपल टैक्स हम लोग माइनस करेंगे ना, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग कब माइनस करेंगे, वाटर टैक्स रहा तो माइनस कर दिया, सेवरेज टैक्स रहा तो माइनस कर दिया, उसके बाद हम लोग को म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना होगा। तो म्युनिसिपल टैक्स डिपेंड करता है कि आपका हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में है तो आपको ना हम लोग जो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे ना वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का प्रॉपर्टी अदर देन KMDC है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू दोनों बराबर है। यहाँ 1 नंबर का MCQ आ रहा, क्या MCQ आ रहा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर प्रॉपर्टी कोलकाता में है, अगर प्रॉपर्टी, तो हम लोग म्युनिसिपल टैक्स इसके ऊपर निकालेंगे। लिखिए एक बार, लिखो इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, लिखो बाबू, आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हो वो भी लिखो, नोट्स बनाते रहो। इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन कोलकाता, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन कोलकाता, इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन कोलकाता, म्युनिसिपल टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन, म्युनिसिपल टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन, म्युनिसिपल टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन डैश, किस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा, है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। समझ में आया। और अगर प्रॉपर्टी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई अलावा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली के अलावा कोई दूसरी जगह है तो हम लोग को तो फर्क नहीं पड़ता है ना कहाँ पे हो, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लोग ये एग्जाम्पल आप लोग करते हैं, आप लोग पॉज करिए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने का कोशिश करिए, उसके बाद देखिए हम कर पाते हैं कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए अपने एंड से। आप लोग पहले अपनी तरफ से, सब लोग सुनो ध्यान से, अपने तरफ से पहले कोशिश करो बनाने का, नहीं बना पाते तब देखो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग ये फॉर्मूला लिख देंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। जिसको दिक्कत हो रहा समझने में तो काइंडली अपने तरफ से ना रेजोल्यूशन को थोड़ा हाई कर लो, जैसे रेजोल्यूशन को हाई करोगे तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू माइनस ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस सेवरेज टैक्स, खाली फॉर्मूला लिख रहे, सेवरेज टैक्स माइनस वाटर टैक्स ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ये फॉर्मूला लिख दिए हम लोग। अब देखेंगे नेट म्युनिसिपल वैल्यू पता है हम लोग को, पता ही नहीं, उसको क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है हम लोग का, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1 लाख है, माइनस 10%, ठीक है, माइनस सेवरेज टैक्स कितना है हम लोग का, दोनों 10-10%, 5-5%। इस पे निकालेंगे 5% ऑफ x माइनस 5% ऑफ x। x का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग का जो सेवरेज टैक्स होता है एंड वाटर टैक्स होता है किसके ऊपर निकाला जाता है, किसके ऊपर निकाला जाता है, इस पे भी आ जाएगा आपका सवाल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख से 10% निकाल देंगे 90,000, समझे, माइनस 5% ऑफ x माइनस 5% ऑफ x, 90,000 माइनस, हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन क्या होगा 10x, ठीक है ना, 90,000 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं, तो 0.10x, ठीक है, 0.10x, ठीक है। अब यहाँ x, ये वाला x इधर आ जाएगा, इक्वल टू का इधर आ जाएगा, देखो ये वाला x इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.10x इक्वल टू
90,000। समझ में आया बाबू? देखो x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1.10x इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, तो x बराबर होगा 90,000 डिवाइडेड बाई 1.10। कितना आया? 81818। नहीं है कैलकुलेटर मेरे पास। कितना आएगा? 90,000 डिवाइडेड बाई 1.10। 8181 कितना आएगा? 81 और 8। तो अब तो आराम से निकल जाएगा। सारा चीज तो किस पे निकलता है? नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे ही तो निकलता है। निकाल लो। तो 818 क्या है सर? एक्स का वैल्यू क्या माने थे? एक्स क्या माने थे? इसी को माने थे हम लोग। एक्स किसको माने थे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू को। ठीक है ना? क्लियर है? तो 81 यही आया ना, 818। अब इसका नेट म्युनिसिपल वैल्यू पता चल गया। देखो ए में टिक मार दे रहे हैं। अब वाटर टैक्स कितना है? 5%। तो कितना होगा? 4091। ठीक है, 5% निकाल लो। और म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 10%। तो 81818 का 10% निकाल लो। 8182। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम लोग इसको कैसे दिखाएं? कोई भी सम्स होगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है ना? जल्दी से कॉपी करो। तो हम लोग फॉर्मेट में जीएवी सीख लिए। अभी भी जीएवी में वैकेंसी पीरियड है, कैसे होता है वो वाला चीज़ हम लोग सम्स के साथ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वाटर टैक्स सिखा दिए, सीवरेज टैक्स सिखा दिए, म्युनिसिपल टैक्स सिखा दिए। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में थोड़ा और जानना होगा। ठीक है ना? तो हम लोग आगे चलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग का किससे माइनस होता है? ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कहाँ पे है। प्रॉपर्टी अगर केएमडीसी में है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में, तो वो म्युनिसिपल टैक्स इससे माइनस होगा, नेट म्युनिसिपल वैल्यू से। अदरवाइज अभी हम यहाँ पे लिखते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स। ये म्युनिसिपल टैक्स डिपेंड करता है हाउस प्रॉपर्टी कहाँ पे है। अगर एचपी हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी के एमडीसी में है और हाउस प्रॉपर्टी अदर देन केएमडीसी में है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी केएमडीसी में है तो म्युनिसिपल टैक्स हम बोलेंगे म्युनिसिपल टैक्स shall be computed on net municipal value। नेट म्युनिसिपल, ये वाला हम अंडरलाइन कर दिए। अगर प्रॉपर्टी, देखो सर्कल कर दे रहे, समझने का कोशिश करो। अगर हाउस प्रॉपर्टी केएमडीसी में है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में है, तो जो म्युनिसिपल टैक्स हम लोग निकालेंगे किस पे निकालेंगे? नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे निकालेंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी में अदर देन केएमडीसी में है, हाउस प्रॉपर्टी मेरा अदर देन केएमडीसी में है, तो हम लोग ना किस में निकालें? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब लोग जिस पे होगा, जो बोलेगा उसी पे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखो। कुछ ज़रूरी बात हम लोग और समझने वाले हैं म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर। ठीक है ना? कुछ ज़रूरी बात हम लोग और समझने वाले हैं म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स कुछ पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग, कुछ इसको पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम पर्पस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हम लोग हेडिंग डाल देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स
ठीक है ना। पहला पॉइंट, इट इज कंप्यूटेड और calculated, it is computed or calculated on net municipal value, ठीक है ना, ब्रैकेट में NMV in case H house property पॉइंट नंबर 1 लिखे बाबू, इट इज कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू NMV इन केस हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन KMDC, ठीक है ना। अदर देन KMDC क्या होता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इट इज टेकन और कंसीडर्ड, it is taken or considered, CONSIDERED, considered on paid basis, it shall only be deducted if paid by the owner, if municipal tax paid by the tenant shall not be taken, टेनेंट देगा तो नहीं लिया जाएगा, इट शैल नॉट बी टेकन, टेनेंट लिया रहेगा नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे लिख दो कैश बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस। चलिए 6 नंबर, if municipal tax is due or not paid by the tenant, then it shall not be taken or considered, or not, or shall not be deducted. If municipal tax is due or not paid, if municipal tax is due or not paid
बाय द ओनर। यहाँ ओनर भी हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है, एसएसी भी हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन कर दिए बाबू। यहाँ ओनर भी हो सकता है, डीम्ड ओनर भी हो सकता है, और यहाँ लिख दे रहे हैं ओनर। क्या क्या लिख सकते हैं, ओनर भी लिख सकते हैं, एसएसी भी लिख सकते हैं, और डीम्ड ओनर भी लिख सकते हैं। डीम्ड ओनर का मतलब जिसको मान लिया। इफ म्युनिसिपल टैक्स इज ड्यू और नॉट पेड बाय द ओनर, ठीक है ना, देन इट शैल नॉट बी टेकन देन इट शैल नॉट बी टेकन। बस इतना। अगर म्युनिसिपल टैक्स ड्यू है, ठीक है ना, नहीं पे किया गया ओनर के द्वारा, इट शैल नॉट बी टेकन। क्लियर है? तो देख लो, कोई डाउट है तो हमको बोलो। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, इट इज़ कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड ऑन नेट म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, बराबर होता है इट इज़ टेकन और कंसीडर ऑन पेड और कैश बेसिस, ठीक है ना। इट शैल ओनली बी डिडक्टेड इफ पेड बाय द ओनर, इफ म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट शैल नॉट बी टेकन, ठीक है ना। अगर टेनेंट लिया है, अच्छा इसका हिंदी में मतलब क्या होगा हम समझा दे रहे हैं, सब लोग ध्यान दो बाबू। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा, PAID पेड होगा तभी माइनस करेंगे, ड्यू होगा तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। पेड बाय द टेनेंट होगा तो नहीं लेंगे, पेड बाय द ओनर होगा तभी लेंगे। बहुत सिंपल सा बात है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होगा तभी लेंगे, ओनर बोलो चाहे डीम्ड ओनर बोलो चाहे एसएसी बोलो। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, डीम्ड ओनर, एसएसी, तभी हम लोग माइनस करेंगे अपने फॉर्मेट में, नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। अगर ये दिया गया होगा टेनेंट के द्वारा तब नहीं माइनस करेंगे, अगर ड्यू होगा नहीं माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस में माइनस होता है। अगर एसएसी, डीम्ड ओनर या ओनर जो भी अगर माइनस मतलब अगर पेमेंट करेगा तभी माइनस होगा, एज सिंपल एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर प्रॉपर्टी रहा तो वो तो हम ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर प्रॉपर्टी रहा, जितना परसेंट ड्यू है तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे, पेड है। अगर बोलेगा म्युनिसिपल टैक्स 10% है म्युनिसिपल वैल्यू पे, 30% ड्यू है, अच्छा 30% ड्यू है तो पेड कितना है 70%। अगर 70% पेड है तो ड्यू कितना है, तो ड्यू तो हमको देखना ही नहीं है, हमको तो पेड देखना है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया, पसंद आया, आप लोग को कुछ भी कॉन्सेप्ट, आपका जो भी डाउट था थोड़ा सा भी क्लियर हुआ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ये वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना। कर भला तो हो भला, भी एग्ज़ाम है, अगर आप दूसरे का भला करिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे और आगे हम आपको बताएंगे हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे। अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।